अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात करेंगे, पहले भारत एलओसी की खिलाफ वर्जी करता है और फिर मीडिया पर बैठ के मनफी प्रोपेगेंडा किया जाता है। ये सब कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और बात करेंगे मोदी सरकार की, जो कि खत्ते के लिए अमन के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे लाहौर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम, खादिमा आला के शहर में ड्रामाई अंदाज की वारदातें, राना सनाउल्लाह के बयान के मुताबिक सब अच्छा है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे अमरीकी सदर की नई टीम हमें क्या इशारे देती है, प्रेसिडेंट इलेक्शन ट्रंप के मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू में क्या चीज़ निकल कर आई है सामने, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, भारत की बात की जाए तो 140 दिन से कश्मीर पर जुल्म बर्बरियत जारी रखी है। पाकिस्तान को जो है दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करता है और ख़ुद जो है हाइब्रिड वॉर मोड में भी नज़र आता है। गुज़िश्ता दिन जो उसने सिविलियन को टारगेट किया है, ये चीज़ हमें जंग के दौरान भी नहीं मिलती है। उल्टा पाकिस्तान पर बहुतान लगाया जा रहा है। तो ये तो मिज़दाक चोर मचाए शोर वाली हो गई। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम मौजूद हैं, अयाज़ अमीर, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। अयाज़ साहब, भारत को तो वतीरा हमेशा से यही रहा है। देखिए, उनकी अगर मीडिया की बस में हो बात, तो वो तो आज शाम को जंग छेड़ दें। और उनका जो हम भी कई टीवी प्रोग्राम्स पे वहाँ पे गए हैं, जो उनका एक अंदाज़ होता है, जो उनका भड़काने की बात होती है, कशीदगी तो पहले से ही होती है, टेंशन होती है, लेकिन उनके आप टीवी चैनल्स को सुने और ख़ास तौर पे उनके कई एंकर्स हैं जिन्होंने बहुत शोहरत पाई है हिंदुस्तान में, वो तो ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल वो जंग छेड़ने के शायद फ़ैसला भी उन्होंने ही करना है और जंग का डिक्लेरेशन जो है उन्होंने करना है। और उससे ये जो है हालात जो हैं और एक वो जो है वॉर हिस्टेरिया और एक बिल्कुल फ्रेंजी की कैफियत जो है वहाँ पे वो विप अप करते हैं। हम तो यहाँ पे खुशकिस्मत हैं पाकिस्तान में कि हमारे अंदरूनी मामलात इतने होते हैं कि टीवी चैनल्स को कुछ ना कुछ मिलता रहता है, लेकिन उनके लिए पाकिस्तान का मसला और ये एलओसी पे और ये जो है, ये बस एक है कि हाथ में चीज़ आई और इसको फिर वो बढ़ा के वो पेश करते हैं। सब ये रवायत नहीं हुआ करती थी इंडिया में। ये मोदी सरकार के आने के बाद जो जज्बातियत नज़र आने लगी है, जो जारहाना अंदाज नज़र आने लगा उनके एंकर्स का, और फिर जो जितना ज़्यादा जारहाना होता है उतना ज़्यादा पॉपुलर भी होने लगता है देखने वालों की नज़र में। बिल्कुल ऐसी बात है। ये पहले भी पाकिस्तान के बारे में जो यंगर जनरेशन है उनमें ला इल्मी इग्नोरेंस भी बहुत है। बड़े तो जानते हैं, जो पार्टीशन या पोस्ट पार्टीशन जनरेशन है वो भी समझते थे, लेकिन कई जो नए लोग जो यंगस्टर्स हैं उनका वो एक जो है बड़ा इमेज पाकिस्तान का जो है कि पता नहीं ये ख़तरनाक मुल्क है, इसमें क्या होता है, जारहियत करता है, ये करता है, अपने जो चीज़ें हैं ज़ाहिर उस पर जो है पर्दा डाला जाता है। लेकिन जो मीडिया ने वहाँ पे वो किया है, और बिल्कुल ये सही बात है कि इनका जो मोदी गवर्नमेंट का आना है, क्योंकि इनका सारा का सारा वो नेशनलिज्म जो है बड़ी वो सख्त किस्म की, स्ट्राइडेंट किस्म की है। एक इनका वो जो है वो हिंदू नेशनलिज्म को आगे लेके आना और हम सख्त करेंगे। फिर उनका वो जो था इलेक्शन कैंपेन में नरेंद्र मोदी का एक वो माचो इमेज कि अब हम जो है हर चीज़ सख्ती से हम वो निपटाएंगे। अंदरूनी तौर पे भी जो उन्होंने कई इक़दामात किए हैं जिस पे लिबरल पब्लिक ओपिनियन जो है जो तकरीबन खड़ा हो गया वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, उनका ये कहना कि हाँ वो 56 इंच की छाती है, ये सारी चीज़ें कि हम वो टफ़ स्टैंड हम लेंगे। और ये जो अब भड़काव हुआ है लाइन ऑफ कंट्रोल में, इससे पहले जब इक़्तिदार में आए थे तो फिर भी लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत भारी इंडियन फायरिंग हुई थी। फिर जवाबी कार्रवाई जब यहाँ से भी हुई और हमारी तोपें चुप नहीं रही तो फिर थोड़ा सा वो जो है ठीक हुआ। लेकिन जब से ये कश्मीर का जो बुरहान वानी
के मारे जाने के बाद, उसकी शहादत के बाद जो सूरत-ए-हाल है वहाँ उनसे वो काबू नहीं पाया जा रहा। तो यहाँ पे जो है वो बिल्कुल एक है। सिर्फ अगर ये देखिए, जब आदमी मरते हैं सिविलियंस या फौजी, वो खेल नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ तक भी महदूद हो वो एक बात है। ख़तरा जो इस चीज़ का है, ये कई दफ़ा फैल जाए, वो कई दफ़ा वो जो है आपके हाथ से वो चिंगारी जो है वो एक निकल जाती है, और दोनों साइड्स ना चाहते हुए भी ऐसे इक़दामात आप कर बैठते हैं कि उनसे फिर रोल बैक करना, उनसे फिर एक कदम पीछे हटाना, फिर वो एक प्राइड वो जो है वो उसका मतलब कौमी गैरत का वो सवाल बन जाता है। हाँ, इन्होंने 5 मारे हैं तो हमने जब तक उससे ज़्यादा ना मारे तो हमारी कौमी गैरत और हमीयत को वो जो है वो ठंड नहीं पहुँचे। अगर तारीखें देखना शुरू करें आया साहब, तो ऐसे लगता है कि 2 तारीखें, एक तो कभी इलेक्शन हो किसी रियासत के अंदर तो फिर हमें ये सीज़ फायर की वायलेशंस बड़ी नज़र आने लगती हैं, या कोई अंदरूनी बहरान किसी किस्म का हो। अभी जो लहर हमें ये नवंबर के महीने में नज़र आ रही है, ये अगर नवंबर की 8 तारीख से ऑनवर्ड्स हम देखें, नवंबर की 8 तारीख को वो करेंसी क्राइसिस शुरू हुआ था, जब उन्होंने हुकूमत ने, मोदी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 रुपए के नोट ख़त्म कर देंगे। आप अंदाज़ा करें कि पिछले 16 दिनों में, अब 16 दिन हो गए हैं करेंसी क्राइसिस को, 70 हलाकतें इंडिया के अंदर हो चुकी हैं करेंसी की वजह से। जो लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, पानी की वजह से मर गया, कोई दवाई की वजह से मर गया। ट्रक ट्रैफिक तकरीबन बंद हो गई है, बिकॉज ट्रक ट्रैफिक सारी कैश के ऊपर चलती थी। आप ट्रक का किराया कैश पे दिया करते थे, कैश ख़त्म हो गया। कई लोगों के पास अस्पताल में फ़ीस जमा कराने के पैसे नहीं थे, वहाँ पे हलाकतें हुई। 70 हलाकतें, मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल को छोड़ दें, इंडिया के अंदर करेंसी बहरान के नतीजे में 70 हलाकतें हो गई हैं। वो जो शमशान, आप वहाँ जो क्रेमेशन करते हैं हिंदू घराने में, जब वफात हो जाती है, वहाँ पे उनके पास पैसे ख़त्म हो गए हैं कि हम इनको क्रेमेशन कैसे एंड में कर सकें। तो जब भी बहरान, ये बहरान है, बहुत बड़ा बहरान है, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। यानी कि आप पूरा मुल्क जो है वो कैश बेसिस पे चल रहा है, और आपने 86% कैश जो है उसको आपने बंद कर दिया, मुंजबंद कर दिया। तो फिर क्या बनेगा उस मुल्क का? फिर ये जो तवज्जो हटाने वाला मामला है, चाहे वो कश्मीर में शुरू होता हो, कोई और अंदरूनी बहरान हो, करेंसी वाला मामला हो, ये तवज्जो हटाने के लिए भी ऐसे बहुत काम। अच्छा सर, डॉक्टर साहब ने बड़े अच्छा पॉइंट रेस किया है। हमने देखा है कि उनके अंदर जितनी अपोजिशन पार्टी हैं वो बहरहाल इस मामले में जितना भी उनको तनकीद का निशाना बना रही हूँ मोदी सरकार को, लेकिन पाकिस्तान को टारगेट करने में हम देखते हैं कि तमाम जमातें एक जगह खड़ी होती हैं, उनकी आवाम भी जो है वो भी जो पॉलिसी स्टेट है उसको सपोर्ट कर रही होती है, मीडिया तो बहरहाल उन्हीं की ज़बान बोल रहा है। बिल्कुल, ये आप ठीक कह रही हैं। देखिए, फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ पे आप यूँ कहिए कि इंडिया की ये एक अच्छी चीज़ है कि उसमें बिल्कुल इत्तेफाक राय पाया जाता है, और जब कोई वो जो है ढोल पीटते हैं तो उसमें सारे शामिल होते हैं, और अब वहाँ पे कोई रेस्ट्रेनिंग आवाज़ जो है कि भाई ऐसे ना करें, थोड़ा रुक जाए, वो फिर वो जो है नापैद हो जाती है। मीडिया जो है फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ पे, वो तो गवर्नमेंट, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी या ये गवर्नमेंट है, वो हमेशा सपोर्ट करती है, और बिल्कुल उसी ज़बान से बोला जाता है। हमारा क्योंकि एक्सपीरियंस डिफरेंट रहा है, हमारा मार्शल लॉज का रहा है, मिलिट्री गवर्नमेंट्स का रहा है, यहाँ पे डाइसेंट जो है उसको एक और दर्जा दिया जाता है, और नज़रों से देखा जाता है कि ये एक ऑनरेबल चीज़ है, अच्छी चीज़ है। तो हम उसमें पाकिस्तान में फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ पे भी, डिफेंस इश्यूज़ पे भी वो डाइसेंट जो है वो जो है मुतबादल और इख्तलाफी आवाज़ें और लिखना जो है, मज़ामीन जो हैं, टेलीविज़न पे बोलना भी जो है वो सामने आ जाता है, जो आपको हिंदुस्तानी मीडिया में नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया की खारजा पॉलिसी हो जाए, उसकी डिफेंस पॉलिसी हो जाए, अब इंडिया के 6 हमसाया ममालिक हैं, उसमें आप देख लीजिए बांग्लादेश, भूटान, बर्मा, चाइना, नेपाल और पाकिस्तान। चाइना के साथ तारीखी तौर पे इंडिया के कोई अस्करी हरीफ ये दोनों ममालिक नहीं रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि बॉर्डर जो है वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे हिमालय के माउंटेन्स के कवर्ड है। एक वो छोटी सी झड़प 1962 में हुई, उसके अलावा ये अस्करी हरीफ कभी भी नहीं रहे। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात बिल्कुल लेना चाह रही हूँ। मोदी की जो दौरे हुक्मरानी, अगर उसका जायजा लें तो ना सिर्फ पाकिस्तान के साथ बल्कि हम खत्ते में देखते हैं कि वो चौधरी बनना चाहता है, और उससे क्या खत्ते के लिए वो खतरा भी साबित होगा। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। और मोदी सरकार की हुक्मरानी पर हम बात करें, ना सिर्फ पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, उसकी वजह भी ये है कि कश्मीर से जो वहाँ पे तहरीक चलाई जा रही है और जो जुल्म व बर्बरियत की इंतहा है, उससे तवज्जो हटाई जा रही है। अयाज साहब, मुझे याद पड़ता है कि बीजेपी जब अटल बिहारी वाजपेयी की जब एक क़यादत थी, उसमें जो उनका तर्ज अमल था, वो सारा कुछ, ये नरेंद्र मोदी ने आके तो सब तलपट कर दिया है इसको। देखिए, वो भी शुरू जो थे, जब आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर भी आए थे, लेकिन एक फिर अब फरवरी में वो आए थे और उस वक्त वो कारगिल की मुहिम जोई जो है दरपर्दा जारी थी। ठीक। और उसमें मदऊ कर रहे थे, मिल रहे थे नवाज शरीफ, और जो है ये सिर्फ पता था जनरल मुशर्रफ को और एक दो और आदमियों के, हम वो दरपर्दा क्या चीज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर देखिए आप कैसे वो तारीख पलटती है कि जनरल मुशर्रफ जब आए तो आगरा समिट में जो है अटल बिहारी वाजपेयी उनको रिसीव कर रहे थे और ये वहाँ पे आगरा में पहुँचे थे। और आगरा में माहौल जो था बहुत अच्छा था, बहुत रिलैक्स था, बड़ा कॉर्डियल था। लेकिन एकदम वो जो है, क्योंकि वो लास्ट वो जो 2 दिन का था, दूसरे दिन वो सारा समिट कोलैप्स हो गया, क्योंकि यही बीजेपी के जो एक्सट्रीमिस्ट थे, उसमें सुषमा स्वराज जो आजकल फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो अब बीमार भी हैं, उनकी बड़ी वो सख्त बीमारी एक है, डायलिसिस और किडनी फेलियर का है, उनका बड़ा रोल था कि हम वो आए हैं मिलिट्री रूलर, तो उनको कुछ ऐसा तोहफा हम ना दें जिससे वो करें, तो वो कोलैप्स हो गई। लेकिन फिर 2003 में मुशर्रफ और वाजपेयी थे जिनके सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, वो बाद में हुआ था, ये 2000 या 2001 में हुआ था। उसके बाद फिर तो वो सीज फायर एग्रीमेंट जो है वो अब टूटा है, वो अब तक रहा है और उससे अमन शांति LOC पे रही है। लेकिन कश्मीर की कशीदा सूरत हाल, अंदरूनी मकबूजा कश्मीर की, उसकी वजह से ये सारा जो है खराबत और ये जो है इसका फैलाव हुआ है। अच्छा, जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं सब, उस वक्त 8-10 बिलियन डॉलर डिफेंस बजट हुआ करता था इंडिया का, जो अब बढ़ के 50 अरब डॉलर तक पहुंच गया है और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट बायर्स ऑफ कन्वेंशनल वेपनरी बन गया है दुनिया भर में। और अब उसने मोदी सरकार ने कोई 100 अरब डॉलर की अमाउंट एलोकेट की है कि और असला ख़रीदना है। अब मैं जब सोचता हूँ और उसके हमसाया ममालिक को देखता हूँ, अब अगर इंडियन आर्मी ने 7,000 टैंक इकट्ठे कर रखे हैं, तो वो टैंक कहीं भूटान के ऊपर तो चढ़ने नहीं हैं, वो बांग्लादेश पे भी नहीं चढ़ने, वो बर्मा पे भी नहीं चढ़ने, चाइना वो जा नहीं सकते हैं बिकॉज पहाड़ियाँ हैं। तो वो फिर किस लिए इकट्ठे कर रखे हैं उन्होंने, किस मुल्क के लिए इकट्ठे कर रखे हैं? जो सारी कोरें हैं उसमें से कम 7 कोर्स मैंने गिनी है जो पाकिस्तान के ऊपर अपने निशाने बांध के बैठी हुई हैं। ये सारी जो आर्म्स जो मिलिट्री बिल्डअप है, ये हमारे बॉर्डर और LOC पे है, हिंदुस्तान की भी हमारी भी। कैंटोनमेंट्स जो हैं यहाँ भी देखें वहाँ भी देखें। जब जनरल कियानी से कहा जाता था कि अमन होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो वो एक जवाब दिया करते थे, मैंने उनकी बातें नहीं सुननी, मैंने उनकी कैपेबिलिटी और डिप्लॉयमेंट, फौज तो यही सुनी कि मैंने वो देखना है। वो अगर कहें कि जी हम अमन चाहते हैं, ये चाहते हैं, पर उनके सारी कैंटोनमेंट्स यहाँ हों, उनका बिल्डअप यहाँ हो, उनके टैंक्स यहाँ हों, तो मैंने उस चीज़ को देखना है। उसका मौसर जवाब जो है वो हमारी मिलिट्री से नहीं आता। हमारी भी बिल्डअप जो अब तो हमारा ये है कि बड़ा मतलब बहुत भारी तरीके से पाकिस्तान आर्मी वेस्टर्न फ्रंट पे भी डिप्लॉयड है। हमारे कोई तकरीबन 1/3 से ज़्यादा जो फ़ौज है वो फाटा में और बलूचिस्तान में कम, लेकिन फाटा में ज़्यादा है। फाटा में तो एक्चुअल यूनिट्स बैटल की हालत में जो वहाँ पे डिप्लॉयड है। तो ये बड़ा मुश्किल सूरत हाल है। पाकिस्तान जो है खामखा एडवेंचरिज्म जो हम पे इल्ज़ाम वो लगा रहे हैं हिंदुस्तानी,
ख़ास तौर पे उनके मीडिया का कि पाकिस्तान एडवेंचरिज्म कर रहा है। हम तो एडवेंचरिज्म अफोर्ड ही नहीं कर सकते। हमारे 2 लाख 2.5 लाख फौजी वहाँ पे हैं, हमारा इतना लंबा बॉर्डर है, हमारा बजट इतना बड़ा नहीं है जितना कि उनका है। आपको याद है राजीव गांधी के ज़माने में जो बोफर्स डील की थी, जब बोफर्स गन्स आई थी तो उनकी जो इंडियन आर्मी की कैपेसिटी है उससे बढ़ गई थी। बहुत बड़ा स्कैंडल था सर बोफर्स। वो स्कैंडल अपनी जगह पर, वो जब गन्स आ गए, कारगिल की जंग में बोफर गनों ने बड़ा एक रोल अदा किया था। अब इंडिया जो है एक बहुत बड़ी हॉविट्जर डील, हॉविट्जर एक किस्म का वो तोप होती है, वो कर रही है अमेरिका से। $737 मिलियन की वो डील है, और अमेरिका ने एक बनाया 155 मिलीमीटर्स के वो हॉविट्जर हैं, लेकिन लाइट हैं, वो डिप्लॉयबल ईजी है, मनूवरेबिलिटी उनमें ज़्यादा है। और इंडियंस अब भी कह रहे हैं कि हमारी कैपेसिटी LOC पे रिटेलिएट करने के लिए वो बढ़ जाएगी। तो ये सारा असला किसके लिए इकट्ठा किया जा रहा है? सबका रुख तो पाकिस्तान की तरफ से है। तो पिछले मौजूदा जो लहर है वो नज़र आती है कि 8 जुलाई वो बुरहान की शहादत के फ़ौरन बाद से ये सारा मामला शुरू हुआ है। उसके फ़ौरन बाद जो महीने गुजरे हैं उस पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे आज सब कोई 301 दफ़ा खिलाफ वर्जियाँ हो चुकी हैं। वर्किंग बाउंड्री पे 38 दफ़ा वो हो चुका है। ये बड़ी यूनिक चीज़ है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में कि 3 डिफरेंट किस्म के बॉर्डर्स हैं। एक तो आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल कहलाती है, फिर नीचे सियालकोट तक जो आता है वो वर्किंग बाउंड्री है, और फिर हमारे 4 सूबे और इंडियन रियासतों के दरमियान में जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज इंटरनेशनल बॉर्डर है। तो वर्किंग बाउंड्री पे भी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। एक चीज़ आप देखिए कि जो सिविलियन शहादतें हैं वो सिर्फ हमारे जो कश्मीर का हिस्सा है, जो आज़ाद कश्मीर है, उसमें हो रही हैं। मकबूजा कश्मीर में सब के सब फौजी मारे जाते हैं, यानी कि हमारा जो फौजी हैं वो निशाना बना रहे हैं उनके फौजियों को और टैक्स और उनके चेक पोस्ट को, लेकिन वहाँ से जो हमले हो रहे हैं उनमें आज़ाद कश्मीर के शहरियों को भी निशाना बनाया। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, क्या वजह है कि जो लॉबिंग भारत ने अब तक की है 15-20 सालों में, अक़वाम आलम कश्मीर के मामले पे खामोश है, दुनिया फोकस नहीं कर रही है। जैसे डॉक्टर साहब ने कल बताया था कि यूनाइटेड नेशन का एक वफ्द जो है उसको एक्सेस नहीं दे रहा भारत अपने अंदर के भाई आके वो तमाम मामलात को देखे। इसकी वजह क्या हो सकती है? शॉर्टली बता देगा, ब्रेक पे जाना। देखिए वो कश्मीर जो है जिस किस्म का इंटरनेशनल इशू 1950s में था, वो 65 और 71 की जंगों के बाद वो, और ख़ास करके शिमला अकॉर्ड्स के बाद, वो जब हमने कहा कि बायलैटरली हम करेंगे तो दुनिया ने कहा ठीक है, ये आपस में 2 मुल्क करेंगे। वजह ये है कि वो इंटरनेशनल जो उसका एक इंटेंसिटी है वो फिर खो बैठा। बहुत इस पे बात करेंगे आगे कोई किसी प्रोग्राम में डिटेल में। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे लाहौर के हवाले से, जहाँ पर हमने स्ट्रीट क्राइम बढ़ते हुए देखा है, लेकिन राना सनोला सब अच्छे का राग अलापने। हमारे साथ रहिए। कुछ बात कर लेते हैं लाहौर में बढ़ते हुए स्ट्रीट क्राइम के हवाले से। पिछले दिनों बड़ी ही टेलीविजन स्क्रीन पर जो है वो दिखाई जा रही थी वारदातें के सिग्नल बंद था और जो वारदातें हो रही थी वो खुलेआम हो रही थी। लेकिन जब बात की जाए राना सनाउल्लाह साहब से या खादिम आला से, तो फ़खरिया वो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि सब तो अच्छा है और गुड गवर्नेंस भी कायम है। भैया सब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक तो है कि ये तो तुर्रा इम्तियाज़ कराची का था कि आप ट्रैफिक एक इंटरसेक्शन पे रुकते थे और अभी वो सब्ज़ लाइट नहीं हुई थी और किसी ने आके पिस्तौल तान लिया और आपसे पर्स वगैरह छीन लिया, और सारे देख रहे हैं कि ये हो रहा है। तो इस नौयत का जो है ये यहाँ पे लाहौर में भी ऐसे ही हुआ है कि वो वारदात हुई है सुबह 8:20। फैसल टाउन ट्रैफिक बिल्कुल वहाँ पे खड़ी है, सारों ने देखा वो हुआ है, और वो लेकर पहले पैसे लिए, फिर उन्होंने कहा कि ज्वेलरी दें, ज्वेलरी पे थोड़ा, तो उन्होंने इसरार किया नहीं वो भी उतारो। इसका मतलब है कुछ थोड़ा सा वक्त वहाँ पे लगा होगा। लेकिन ये है कि वहाँ पे पहले एलीट फोर्स बनी कि एलीट फोर्स पता नहीं किसकी कमर तोड़ देगी। तो उससे पहले शायद मुजाहिद फोर्स हुआ करती थी। मुजाहिद वो और चीज़, वो और चीज़, एलीट फोर्स, फिर डॉल्फिन फोर्स। नहीं, डॉल्फिन फोर्स तो अब आई है और तुर्की से। लाहौर की सफाई भी तुर्की कर रहा है, हम खुद नहीं सफाई कर सकते। तुर्की की एक उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। पिंडी की सफाई हम नहीं कर सकते, वो भी एक टर्किश कंपनी के साथ एग्रीमेंट है, वो हमारा कूड़ा करकट उठाएंगे। फिर डॉल्फिन फोर्स जो है उसकी सारी ट्रेनिंग, ये मोटरसाइकिल पता नहीं कितने कितने लाख के हैं, कोई मिलियन का, ये इतने का वो एक मोटरसाइकिल है,
اور ان کو وہ کپڑے وہ پہنا دیے جو لاہور کی گرمی میں وہ رائڈرز بیچارے برداشت نہیں کر سکتے، لیکن بڑے امپریسو اور وزیر اعلیٰ نے میٹنگ بھی پھر بعد میں کی اس انسیڈنٹ کے بعد، یہ جو فیصل ٹاؤن کی جو واردات ہے، اور انہوں نے کہا کہ وہ کہاں گئی وہ ڈولفن فورس اور کہاں گئی وہ، اور کہ اس وقت وہ ڈولفن فورس وغیرہ کہاں تھی، وہ ہم اتنے پیسے دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، کارکردگی ہے، لیکن لاہور بڑھ رہا ہے، ہمارے شہر ایکسپینڈ ہو رہے ہیں، پاپولیشن جو ہے برسٹ کر رہی ہے، سینسس ہم کرتے نہیں ہیں، شاید کرا نہیں سکتے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم اندازوں پہ چل رہے ہیں، ہم اندازے سے کہتے تھے اس ملک کی آبادی 18 کروڑ ہے، ہم اندازے سے کہہ رہے ہیں اب وہ 20 کروڑ ہے، اور میرے خیال اگلے سال ہم اسے 22 کروڑ ہم کہنے لگ پڑیں گے کہ یہ 22 کروڑ کا ملک، لیکن جو کرائم جو ریٹ ایکچولی ہے وہ ہاتھ سے باہر نکل رہا ہے۔ ایسا سب 3 چیزیں پولیس کے حوالے سے نفری گنی جاتی ہے، اس کا بجٹ کتنا ہے، اور تیسری چیز ہے سیاسی نیت ہے یا نہیں۔ یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا کہ بجٹ اس وقت جو ہے پنجاب پولیس کے پاس وہ 82 ارب روپے کا بجٹ ہے، 1,80,000 کی نفری ہے، 11 کروڑ کا صوبہ ہے، 1,80,000 کی نفری کافی ہے اس کے لیے۔ 82 ارب کا بجٹ بھی اچھا ہے، اور بڑھ جائے بہت اچھی بات ہے، لیکن 82 ارب کا بجٹ بھی بہت اچھا ہے۔ تو یہاں پہ کمی رہ جاتی ہے صرف اور صرف سیاسی نیت کی۔ آپ سیاسی مداخلت کرتے رہیں گے تو کبھی بھی یہ پولیس جس کو آپ 82 ارب روپیہ دے رہے ہیں، جس کے پاس 1,80,000 کی نفری ہے، وہ اپنا کام نہیں کر پائے گی۔ سر وہ سیاسی نیت ہمیں رانا ثناءاللہ کو کی نظر آتی ہے جب وہ حکومتی دفاع میں جو ہے پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، عمران خان کو جو تڑیاں لگانے میں پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں، مگر ایسے وقت میں کہتے ہیں کہ جی گڈ گورنر سے سب تو اچھا ہے۔ دیکھیے، ایک ان کی اچھی بات ہے رانا صاحب کی کہ جیسی کوئی چیز ہو، جیسی کوئی آفت آ جائے، جیسا کوئی کرائسس ہو جائے، انہوں نے ہمیشہ ہی یہی راگ الاپا ہے کہ سب ٹھیک ہے اور مبالغے سے آپ کام لے رہے ہیں۔ وہ اصل حقیقت یہ نہیں ہے، یہ ان کا آپ کہہ لیں ان کی ہمت ہے، ان کا اعتماد ہے۔ سینس آف ہیومر وہ بہت رکھتے ہیں۔ کیمرے ہٹ جائیں پھر آپ گفتگو کریں تو ان کا گفتگو بالکل یکسر مختلف ہوتی ہے۔ میرے تو اچھے بھلے وہ جاننے والے ہیں، تو کئی دفعہ ایسے ہوئے کیمرے بند ہوئے تو بالکل وہ لہجہ جو ہے اور وہ جو ہے وہ باخبر بھی ہیں، وہ جانتے بھی ہیں۔ لیکن نمبر 2 مطلب آپ یوں سمجھیے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے بعد، خادم اعلیٰ کے بعد جو سب سے جانے پہچانے وزیر ہیں، باقیوں کے تو میں آپ سے نام پوچھوں تو شاید اب کسی کا آپ کو میں کہوں 4 آپ وزیر بتا دیں لاہور کے، آپ کو یاد نہیں ہوں گے۔ بھٹو صاحب کی جو پنجاب کابینہ تھی جو 72 میں بنی تھی، ان کے نام ایسے تھے کہ لوگوں کو آج تک یاد ہے۔ آپ کہیں کہ کون سے ہیں، وہ کھر کی جو کابینہ تھی اس کے افتخار طاری اور فلانا اور وہ طالب اور یہ جو تھے، وہ ساروں کے سارے جو ہیں وہ لوگوں کو یاد۔ یہاں پہ نہیں ہے تو ثناءاللہ نے اپنی رانا ثناءاللہ لے وہ اپنی پوزیشن ہے، تو وہاں پہ ایک فیصل ٹاؤن کی ڈکیتی نہ ہو، اس سے زیادہ ہو، انہوں نے پھر بھی کہنا ہے کہ اچھا میں آپ کو صرف 23 نومبر کی بتا دوں کہ کیا ہوا وہاں پہ۔ اسلام پورہ میں 15 لاکھ روپیہ کیشیئر کو وہی موٹر سائیکل نے بندوق دکھائی اور لوٹ کے لے گئے۔ پھر ایک گرین ٹاؤن میں بہت بڑا حادثہ تھا، شاپنگ سینٹر کے باہر ایک خاتون کو ان کی کوئی 2 لاکھ روپے کی جولری، صبح کے وقت ہو رہا ہے یہ سب کچھ، اور ملت پارک میں پھر قتل کیا گیا، 4 لوگ وہاں پہ جہاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ صرف 23 نومبر کی ایک ہی دن کی بات کر رہا ہوں۔ اور سر اس سے پہلے بچوں کے اغوا کا معاملہ بڑا سنگین ہو گیا تھا، وہ بھی ایک مسئلہ تھا۔ اور ایک اور بات ہے، یہ وہ جرائم ہیں جو کہ سامنے آ جاتے ہیں، جن کی میڈیا میں کوریج یا رپورٹنگ آ جاتی ہے۔ اکثر کرائم جو ہے رپورٹڈ نہیں ہوتا، اور آپ کسی تھانے میں چلے جائیں، آپ ڈکیتی کا پرچہ کروانے جائیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ وہاں کے ایس ایچ او یا وہ جو آئی او ہیں یا وہ رپورٹنگ وہ کہیں گے چوری وہاں ہوئی ہے، چوری کا پرچہ آپ کروا لیں، کیونکہ ڈکیتی وہ ہے، وہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھانے کا کنٹرول جو ہے اس علاقے میں کرائم پہ نہیں ہے، تو اس سے وہ بھاگتے ہیں۔ آپ چاہے وہ بندوقیں تان کے آ جائیں، ڈکیتی کا پرچہ کرانے میں ان کی انگلیاں جو ہیں بالکل رک جاتی ہیں۔ جو جرائم رجسٹر ہوئے ہیں 2015 میں وہ کوئی 86,000 جرائم تھے، اب وہ بڑھ کے کوئی 90,000 پہ پہنچ گئے ہیں، اور ان جرائم میں قتل، ریپ، اقدام قتل، اغوا، یہ 11 جرائم جو مل کے جس کے اوپر ڈیٹا بنتا ہے، یہ 90,000 انسیڈنٹس جو حادثات ہیں وہ پنجاب میں پہنچ گئے ہیں۔
ہمارے پاس جو پولیس ایکٹ بنا ہوا ہے وہ ابھی بھی 1861 والے کے اوپر عمل ہو رہا ہے. جو مشرف کے دوران آپ کو یاد ہوگا بڑا عمدہ ایکٹ بنایا گیا تھا پولیس آرڈر 2002, لیکن اس کے اوپر کسی صوبے نے عمل درآمد کی کوشش ہی نہیں کی کہ پولیس یہاں پہ سماجی بہبود کے لیے, سماجی تحفظ کے لیے نہیں بنائی جاتی. ان کے مقاصد ہی ڈیفرنٹ ہیں. ان کے مقاصد ہیں صرف اشرافیہ جو ہیں اس ملک کے, جو ایلیٹ ہیں, جو حکمران طبقہ ہے, ان کو کس طرح انہوں نے تحفظ فراہم کرنا ہے, ان کو کس طرح. ڈاکٹر صاحب لاہور میں 2-3 جگہ ہیں جہاں پہ قانوناً وہ پرمٹ کے عوض آپ کو شراب ملتی ہے, جو کرسچنز ہیں یا اور جو ہیں ان کو آپ ملتی ہے. یہ وہاں کے لاہور کے شہریوں سے پوچھ لیں کہ اکثر ڈولفن فورس جو ہے اور ایسے وہ باہر وہاں پہ چھاپا لگا کے بیٹھی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی ہوٹلوں سے نکلا, اسے پکڑا, وہ بوتل بھی لے لی, اوپر سے پیسے بھی لے لیے, نہ پرچے کی بات نہ کوئی جانے. تو وہاں پہ آپ جو ہے ان کی جو مہارت ہے وہاں پہ ایمبوش لگانے کی, اس کا کوئی جو ہے اور کوئی ثانی کوئی نہیں ہے. تو وہاں پہ وہ ڈولفن فورس ادھر ہے, ایلیٹ جو ہے وہ سارے وزراء کے لیے تحفظ کے لیے ہے, تو عام شہریوں کے لیے کچھ نہیں بنا. دیکھیے اس میں جو 1200 سے زیادہ تو رائے ونڈ میں ہیں. جب چیف منسٹر خادم اعلیٰ موو کرتے ہیں تو جو ان کی روٹ پروٹیکشن ہوتی ہے وہ ایک اسپیشل فورس ہے پولیس میں, اس کی تعداد 1000 سے لے کے 1200 وہ ہے. اگر وہ آ رہے ہیں ماڈل ٹاؤن سے اپنے ریزیڈنس سے, اور انہوں نے وہ جو ہے مال روڈ پہ جو دفتر ہے چیرنگ کراس کے سامنے یا کہیں اور جانا ہے, جب تک وہ نہیں اٹھیں گے وہ وہاں پہ کھڑے رہیں گے. اب اس کھڑے رہنے کے بعد انہوں نے خاک اور کوئی کام کرنا ہے یا ایسے کرنا ہے. اس کے بعد پھر جو کئی جو فیملیز ہیں کچھ اور ہیں ان کے ساتھ سکواڈز چل رہے ہیں. اب آپ لاہور جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا, گاڑی ایک جا رہی ہے, آگے بھی رینجرز کی ایک ہوگی سکواڈ, پیچھے بھی ہوگی. آپ پوچھیں گے یہ کون ہے, کالے شیشے ہوں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا 82 ارب روپیہ کہاں جاتا ہے صاحب. یہ 1,80,000 کی نفری کہاں جاتی. ووٹر کی طرف سے بھی کوئی پریشر نہیں آتا ان کے اوپر کہ پولیس ریفارم کی جائے, کوئی ریسٹرکچرنگ کی جائے. کے پی میں ایک بڑی سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے جس کو وہ کہہ رہے ہیں ڈی پولیٹیسائزیشن آف دا پلیس ایفرٹ, یعنی کہ ہمارے پاس بڑے بڑے اچھے پولیس آفیسر جو ہیں وہ پوسٹ میں جاتے ہیں. وہاں پنجاب سے پولیس ان کا جو آئی جی گئے تھے, جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے پی ٹی آئی کی, وہی ایک آئی جی چل رہا ہے, اس سے کام میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہے. وہاں کی جو گورنمنٹ ہے کسی ایم پی اے منسٹر کو اجازت نہیں دیتی پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کرنے میں. یہاں سیکیورٹی آف ٹینیئر بالکل نہیں ہے پنجاب. وہاں پہ سیکیورٹی پتہ نہیں ان کی کارکردگی کیا ہے, پر سیکیورٹی وہ جو ہے ساری ٹینیئر کے پی میں ہے, یہاں پہ نہیں. سیاسی مداخلت ختم کر دیں, سیکیورٹی آف ٹینیئر دیں, اس سے بہت بڑا فرق. اسی طرح اگر اسٹریٹ کرائم جاری رہا تو سول حکومت پر بھی سوالات اٹھیں گے کہ اگر آپ کی پولیس سے کنٹرول نہیں ہو رہے معاملات, تو سندھ کی طرح پھر جو رینجرز ہیں وہاں پر, تو یہاں اسٹریٹ کرائم کے لیے آپ رینجرز ہی بلا لیں. بہرحال بریک لیں گے ناظرین, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو منتخب بھی ہو گئے, اس کے بعد احتجاج مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری رہا. اب جو ٹیم انہوں نے منتخب کی ہے تو اس پر ہم بات کریں گے کہ کیا آگے ہمیں نظر آ رہے ہیں, کہ کیا ہمیں اشارے ملیں گے کہ وہ کس طرح حکمرانی کریں گے اور دنیا کے ساتھ ان کے معاملات کیسے ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اور ہم نے دیکھا کہ امریکی صدر منتخب ہونے کے بعد جو پہلا مرحلہ تھا وہ ٹرمپ کی ٹیم بنانے کا تھا, وہ بھی تقریباً مکمل ہوتا نظر آ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے ان کی ٹیم جو ہے وہ کام کرتی ہے. ایاز صاحب, آپ کو یاد ہوگا کہ کامیابی کے بعد جب انہوں نے پہلی اسپیچ کی تھی تو ٹرمپ نے اپنے خاص وفادار کچھ ریپبلکن کا نام بھی لیا تھا, تو اسی میں سے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ٹیم جو ہم پڑھ رہے تھے اس میں وہی ایک دو جو ہیں, جنرل مائک فلن جو ہیں جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں, ان کا نام لیا تھا کہ بہت اچھا مجھے یاد پڑتا ہے وہ لیا تھا. لیکن جو ان کے ساتھ رہے ہیں وہ اور جو کنزرویٹو ریپبلکن رائٹ ونگ اور اسی سوچ کے حامل ہیں جو کہ جس کے علمبردار یہ ہیں, ایسے ہی لوگ سامنے آ رہے ہیں. ایک جو ہے بین کارسن, ایک ریپبلکن کینڈیڈیٹ تھے, وہ نیورو سرجن جو ہیں, انہوں نے پھر کیمپین میں ہی ان کی سپورٹ کا اعلان کیا تھا.
ان کو بھی پیشکش کی جا رہی ہے, اناؤنسمنٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی, سلیکٹ ہوتے ہیں یا نہیں, وہ بات کی بات ہے. ان کو کون سا پوسٹ دی جا رہی ہے؟ ان کو وہ دیا جا رہا ہے پتہ نہیں ہیلتھ کا یا کچھ اس قسم کا ہے, لیکن وہ جو وہاں سے خبریں ہیں کہ وہ نیگوسیشنز میں, پتہ نہیں وہ مانتے ہیں یا نہیں, یہ ڈیل ہوتی ہے یا نہیں, جو ارینجمنٹ ہے ہوتی ہے یا نہیں, لیکن ان کا نام بڑا شدت سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے. مائک فلن جو ہیں, ایک وہ سخت قسم کے 3 اسٹار جنرل ریٹائرڈ جو ہیں, وہ جو ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں. ایک وہ جو بینن ہیں جو مذہبی دہشت گردی کے بڑے خلاف رہے ہیں مائک فلن صاحب. یہ جو ہیں وہ ایک جو آدمی سیکرٹری آف ڈیفنس کے لیے, پینٹاگن کے انچارج کے لیے کنسیڈر کیے جا رہے ہیں, وہ کیا جنرل بینن ہے یا کون ہے؟ جنرل فائنلائز نہیں ہے, وہ فائنلائز نہیں ہوا. جنرل میٹس ہے شاید, جنرل میٹس ہے شاید, وہ بڑا ان کا سخت وہ ہے. مائک فلن کا جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے, کہا جاتا ہے کہ اس کا ایران کے بارے میں بڑا سخت رویہ ہے. تو صاحب وہ دوسرے صاحب ہیں, وہ مائک پومپیو ہیں جو CIA کے ڈائریکٹر ہیں. اچھا, وہ ایران کے حوالے سے جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جوہری معاہدہ جو آپ نے جوہری معاہدہ کیا ایران کے ساتھ, وہ بڑے اس کے اور سر مائیکل فلن جو تھے وہ کیمپین کے دوران انہوں نے ٹرمپ کے جو ہیں امریکی جو فوجی تھے ان کے ساتھ جو ہے روابط میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. اور باقی امریکہ کا جو چہرہ دنیا کے سامنے آتا ہے وہ 2 شخصیات لے کے آتی ہیں. وہ ایک تو ان کا یونائٹڈ نیشنز کا جو ایمبیسڈر ہے وہ سامنے آتا ہے, وہ انہوں نے نامینیٹ کر دیا ہے نکی ہیلی کو, جو ساؤتھ کیرولینا کی گورنر تھیں, اور یہ انڈین اوریجن کے پیرنٹس کی بیٹی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ ان کی پوسٹنگ ہے. جو سیکریٹری آف اسٹیٹ ہے وہ بھی امریکہ کا چہرہ ہے دنیا کے سامنے, اس کی اپوائنٹمنٹ ابھی نہیں ہوئی, اس کے امیدوار بہت سارے ہیں. CIA کے ڈائریکٹر جیسے آپ نے کہا کہ وہ اپوائنٹ کر دیں, وہ بھی پاکستان کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ پوسٹ بنتی ہے. 3 چیزوں کا جو ذکر ابھی انہوں نے ریسنٹلی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ سے امریکہ یا تو رپیل کر لے گا یا اس سے نکل آئے گا. اس کا ایفیکٹ پاکستان کے اوپر کوئی خاص ہونے والا نہیں ہے. اوورسیز ہائرنگ فریز کی بات کر رہے ہیں کہ فارنرز جو آ کے وہاں پہ نوکری کرتے ہیں, اس کا بھی پاکستان کے اوپر میں نہیں سمجھتا ہوں کوئی خاص امپیکٹ ہوگا. شیل گیس اور کوئلے کے حوالے سے جو پابندیاں لگائی ہوئی تھیں وہ کم کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ گیس کی قیمت مزید گر سکتی ہے, اور ہم 15 سال کے لیے بندھے ہوئے ہیں قطر کے ساتھ. ایک بہت عمدہ چیز جو انہوں نے کہا ہے پریزیڈنٹ الیکٹ نے, وہ کہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ریگولیشن ہے, اگر آپ نے کوئی نئی لانی ہے تو پہلے 2 والی پرانی کو ختم کریں. یعنی کہ حکومتی رول پرائیویٹ زندگی میں کم ہونا چاہیے. اگر آپ نئے قانون و ضوابط کو لانا چاہتے ہیں, کوئی ریگولیشن انڈسٹری کے اوپر یا امریکن شہریوں کے اوپر لاگو کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے 2 پرانی والی ختم کریں, پھر آپ کو اجازت ملے گی کہ آپ نئی لے کے آئیں. یہ مجھے ان کی پالیسی جو ہے بہت پسند ہے. لیکن سر ٹرمپ کے بارے میں بات کی تو ایک بزنس مائنڈ ان کا ہے, سوچ ہے. اب جو ٹیم وہ لائیں گے, جیسے کہ انہوں نے اپنی لاسٹ جو جیتنے کے بعد جو تقریر تھی کہ وہ امریکی مفادات کے تابع ہوں گے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ٹیم جس میں ہم بہت سارے بات کریں گے اسی سوچ کے انہی کے رنگ میں یہ سارے ہیں. انہوں نے کوئی ایسا جو ہے کنسیشن ٹو لبرل اوپینین کہ اس کو خوش کر دیں, اس کو خوش کر دیں, ایسی بات انہوں نے بالکل کوئی نہیں کی. اور آپ نے جو لسٹ کمائی کہ انہوں نے یہ کہا ہے, انہوں نے وہ میکسیکو کے ساتھ جو ٹریڈ ڈیل ہے نیفٹا, اس کا بھی انہوں نے کہا کہ ہم اسے موڈیفائی کریں گے یا ریپیل کریں گے. جی, اس میں کینیڈا بھی شامل ہے, نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ, فری ٹریڈ. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, اور اس کے بارے میں بڑا سختی سے وہ کہا ہے. تو ان چیزوں سے وہ جو ہے وہ ہٹ نہیں رہے. اور جو انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں پہلے آ کے پہلے دن میں نے کیا کیا میجرز اناؤنس کرنی ہیں, وہ سب کے سب جو ہیں جو اپنی کیمپین میں وہ پرومس کر رہے تھے, وہ جو تھا کہ جی وہ بالکل شاید کیمپین کی ریکوائرمنٹس اور ہوتی ہیں, آبلیگیشنز اور ہوتی ہیں, اب جو آئیں گے انہیں زیادہ میلو ڈاؤن ہونا پڑے گا. کچھ چیزوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ہاں یہ دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھ سکتے ہیں. ہلری کلنٹن کے بارے میں کہا کہ اسے پروسیکیوٹ جو ہے نہیں, کوئی اسپیشل کوئی وہ اسپیشل پروسیکیوٹر وغیرہ نہیں بنے گا, کیونکہ وہ بڑا ایک ڈیوائزو قدم ہوگا. لیکن بائی اینڈ لارج جو انہوں نے پرومس کیا تھا, دیکھیے نا, یہ جو شیل گیس, فریکنگ, آئل ایکسپلوریشن, یہ چیزیں ہیں جو بالکل ایک قسم کا
पहले डायरेक्शन और थी, लेकिन इनको फ्री करने के लिए कि इससे वो इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगी, जॉब्स क्रिएट होंगी, क्योंकि इनको सपोर्ट वो सारे जो अनएम्प्लॉयड लोग थे, जो अंडर एम्प्लॉयड लोग थे, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ जा चुकी थी, वो जो रस्ट बेल्ट कहते हैं अमेरिका की, वहाँ से भारी सपोर्ट ट्रंप को मिली थी। तो उनकी जो है वो तर्जुमानी वो कर रहे हैं। बड़े गैर रवायती बड़े गैर रवायती सदर हैं, इलेक्ट होके आए हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी कैंपेन फंडिंग जो है वो वेस्टेड इंटरेस्ट जो अमेरिका में बड़े बड़े हैं उनसे नहीं लिए, तो इनके ऊपर प्रेशर नहीं है किसी किस्म का कि उन्हीं लोगों को ये अपने कैबिनेट में जगह। देखिए डॉक्टर साहब, जो वहाँ से आधे से ज़्यादा जो स्पेंडिंग होती है वो कैंपेन ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं होती, वो होती है मीडिया पे, क्या कहते हैं, तशहीरी मुहिम का। एडवर्टाइजिंग जो है, आपके सारी बल्क आपका रेवेन्यू या आपका वॉर चेस्ट जो आपने वो बनाया होता है, वो जंगी, वो जो आपने पैसे इकट्ठे किए होते हैं, वो सारा वहाँ पे जाता है। इन्होंने वहाँ पे बहुत ही कम पैसे किए, क्योंकि मीडिया सुपरस्टार ये थे, मीडिया को मैनिपुलेट ये कर रहे थे, मीडिया को एक किस्म का डिक्टेट ये कर रहे थे, क्योंकि रेटिंग्स जो चैनल्स को आ रही थी, जो बड़े बड़े जो नेटवर्क से आ रही थी, वो इसकी वजह से हो रही थी। यहाँ सब CIA के डायरेक्टर की जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस खित्ते के हवाले से। अगर ईरान के जौहरी मुआहदे के ऊपर कुछ तरमीम की जाती हैं, उसको विड्रॉ किया जाता है, तो यहाँ पे सियासी सिचुएशन इस खित्ते में पाकिस्तान, क्योंकि हम उनके हमसाया मुल्क हैं, बहुत तब्दील होने का खदशा है। ये अगर ईरान डील ऐसे करते हैं, वो रिनेक्ट करते हैं, उस पर वापस जाते हैं। रूडी जुलियानी के बारे में आपने एक दफ़ा बात की थी, मतलब उनके हवाले से मैं ऐसी पढ़ रही थी, तो उनको ये कहा जा रहा था कि उनकी कैबिनेट का जो है अटॉर्नी जनरल शायद बना दिया जाएगा, और उनका रोल उस वक्त हम देख सकते हैं जब 9/11 में तो बड़ा अच्छा, क्योंकि न्यूयॉर्क के मेयर भी वो रहे थे, तो उनको शामिल किया गया कैबिनेट में। नहीं, अटॉर्नी जनरल तो सेनेटर जेफ सेशन को बना दिया गया है, उनका नाम पर्सपेक्टिव आ रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में। वो देखें बड़ा करीब हैं इनके जो है, देखिए ना, अभी तक कुछ मिला नहीं, नहीं मिला। ट्रंप जब आए थे तो वो एक आउटसाइडर थे, उनको जो रिपब्लिकन पार्टी की एस्टेब्लिशमेंट है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। जो बड़े बड़े नाम थे उन्होंने कहा ये तो प्रेसिडेंट के लिए फिट ही नहीं है, ये नहीं। तो बड़े थोड़े नाम तब आए थे जिन्होंने साथ दिया, तो उनमें रूडी जुलियानी हैं, उनको ज़रूर कोई ना कोई जो है वो चीज़ मिलेगी। उनका पर्सपेक्टिव नाम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए आ रहा है आजकल। उनके कोई फाइनेंशियल मामलात जो हैं कोई इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, कुछ ऐसी। जालमे खलीलजाद का भी नाम आ रहा है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए। भाई वो ना आए तो बिकॉज दैट विल बी, वो पाकिस्तान के लिए अगर खलीलजाद को कोई अहम ओहदा मिला, क्योंकि अगर कोई कट्टर एंटी पाकिस्तानी है जो कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन में भी था, तो वो ज़ल्मे खलीलजाद। जनरल डेविड पेट्रियास का भी नाम आ रहा है। सब पेट्रियस को अगर मिल जाए, वो बड़ा अच्छी, बड़ा रीजनेबल आदमी, समझदार आदमी है, उसकी बड़ी डीलिंग्स पाकिस्तान के साथ रही हैं, पाकिस्तान को जानता है, मिलिट्री, हमारी मिलिट्री कमांड को जानता है, पर खलीलजाद वुड नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। और जॉन बोल्टन का नाम भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा पाकिस्तान के हवाले से। एक तो उन्होंने अपॉइंट कर दिया जो एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस की, वो आई थिंक पाकिस्तान के हवाले से कोई इतना अच्छा उनकी तरफ से कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, क्योंकि नेचुरली उनकी डिसेंट जो है वो इंडियन है, और वो अमेरिका का चेहरा बन के सामने आएंगे। वैसे किस चीज़ को हम देखते हैं ज़्यादा, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की बात की या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की बात हो गई, कौन सा ऐसा अहम ओहदे होते हैं जिनको नहीं, हमारा जो डीलिंग्स होगी, CIA डायरेक्टर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, 4 जो हैं। अब हमारा पता नहीं, देखे ना, यहाँ पे लगता ये है कि हमारे ऑफिशियल क्वार्टर्स ने सारे अपने वो जो हैं अंडे और सेब जो हैं वो हिलरी क्लिंटन के बास्केट में डाले हुए थे। इनकी पता नहीं कोई कांटेक्ट भी था या नहीं था। अब आप यकीन कीजिए, एक कैंपेन में एक कोई पाकिस्तानी निज़ाद वहाँ पे अमेरिकन है, उन्होंने एक कोई कैंपेन, कोई इवेंट जो है ट्रंप के लिए अरेंज की। वो कोई साहब है, कोई ज्यादा उनका नाम साजिद या समथिंग, साजिद या वो ट्रंप, मुस्लिम्स फॉर ट्रंप को लीड कर रहे हैं। मुस्लिम्स यहाँ पे जब इलेक्ट हो गई तो उनके साथ रवाबत किए गए कि वो हमारा चैनल बने। इसका मतलब है कि हमारा और कोई चैनल जो कोशिश करनी चाहिए
کہ ہمارے کوئی وہ جو ہو جان پہچان ہو کوئی کنڈویٹ ہو کوئی چینل ہو وہ نہیں کیا. وہ 3 درجن ایڈوائزرز جو تھے ٹرمپ پہ ان میں سے ایک تھا. اب ٹیم مکمل ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ ٹرمپ اور ان کی جو ٹیم ہے وہ کیا پالیسی بناتی ہے, کیا اقدامات کرتے ہیں, اور جو ان کا نیگیٹو امپریشن پہلے رہا کیمپین کے دوران اس کو زائل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. ڈاکٹر فاروق سلیم, ایاز امیر اور شازیہ خان کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے پاس.